तो संविधान के पिछले क्लास में हम जो है भाग 6 को पूरा खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग जो है किस पर डिस्कस करेंगे? भाग 7 जिसमें बताया गया है संविधान की प्रस्तावना। और है अब वो संविधान सभा वाले लोग बताएंगे कि क्यों भाग 7 में रखा गया। ठीक है, तो भाग 7 में क्या है? प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को रखा गया है अनुच्छेद नंबर 238। किसमें रखा गया है? अनुच्छेद नंबर 238 में लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना, जो आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब पूंजीवाद और जो क्या होता है समाजवाद, है ना। तो समाजवादी मतलब पूरा सरकार के द्वारा संचालित, प्रभु किसका प्रभुत्व होगा? सरकार का प्रभुत्व होगा। ऐसा समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पहले यहां पर धर्म निरपेक्ष लिखा था, जिसको संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन में, है ना। और उस धर्म निरपेक्ष को हटाकर क्या कर दिया गया? पंथ निरपेक्ष। देखो, धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों के लिए समान क्या होगा? सम्मान होगा और समानता रहेगी, ऐसा कहा गया था मूल प्रस्तावना में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्म निरपेक्ष को काट के क्या लिख दिया गया? पंथ निरपेक्ष। इसलिए क्योंकि देखो, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अंदर और पंथ है। जैसे हमारे यहाँ देख लो, सतनाम पंथ, कबीर पंथ, राधा स्वामी, तो फलाना, तो ढेकाना, ऐसे बहुत सारे हैं कि नहीं है। अब हमारे हिंदू धर्म ऐसी इस्लाम में है, ऐसी सिख में है, तो उन धर्मों के अंदर जो पंथ है वो भी क्या है? समान है। और भारत सरकार किसी भी पंथ को नहीं मानता है, पूरा भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष होगा। ऐसे करके धर्म निरपेक्ष की जगह में क्या रखा गया? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही शब्द है सर, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों क्या है? एक शब्द है। ऐसे लगता है नहीं, मीनिंग एक ही है करके। अगर दोनों का मीनिंग एक होता तो प्रस्तावना में दोनों शब्द को क्यों लिखते? एक ही लिखते कि लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए या गणराज्य बनाने के लिए, लेकिन दोनों का अंतर क्या है? अलग अलग। लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश के प्रमुख पदों को चुनने का अधिकार किसके पास रहेगा? जनता के पास रहेगा। लोकतंत्र मतलब जितने भी है हमारे यहाँ, सब प्रधानमंत्री है, विधायक है, सांसद है, इस सब को चुनने का अधिकार किसके पास है? संसद, जनता के पास है। तो ये क्या है? लोकतंत्र है। और उस बड़े पद पर कोई भी जनता जा सकता है, ये क्या है? गणतंत्र है। ये क्या है? गणतंत्र है ना। इसीलिए तो चाय वाला क्या है? प्रधानमंत्री है। कोई भी बन सकता है नहीं भाई, है ना। एक जो धर्म को चलाने वाला क्या है? मुख्यमंत्री है नहीं। एक रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला क्या था? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। एक नाथ शिंदे जानते हो कि नहीं जानते हो? वो एक जमाने में क्या चलाता था? ऑटो चलाता था। वो क्या बना? मुख्यमंत्री। मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति जो है संवैधानिक पदों में जा सकता है। ये क्या है? गणतंत्र है। और उस संवैधानिक पदों को चुनने का अधिकार भी जनता के पास है। क्या है? लोकतंत्र है। तो इस तरह भारत के प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत को कैसा बनाना है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो भारत को किस तरह से बनाने की बात प्रस्तावना में कही गई है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात किसमें की गई है? प्रस्तावना में की गई है। ठीक है। और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब यह कहा गया है कि प्रस्तावना में कि भारत के नागरिकों को क्या मिलेगा? सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है कौन सा? सामाजिक, एक है कौन सा? आर्थिक, और एक है कौन सा? राजनीतिक। ठीक है। धार्मिक न्याय की बात की गई है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। साथ ही भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान के प्रस्तावना में
किसकी स्वतंत्रता मिली है? तो देखो प्रस्तावना में लिखा हुआ है किसकी स्वतंत्रता मिली है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, विश्वास की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता है और साथ ही उपासना की स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितने स्वतंत्रता मिली है? तो कितनी? 5। कितने स्वतंत्रता? 5। ये किसके हिसाब से? प्रस्तावना के हिसाब से। जबकि मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता हमने अलग से पढ़ लिखा है, अनुच्छेद नंबर किसमें? 19 में। ठीक है, वो स्वतंत्रता का अधिकार अलग है। यहां पर प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? 5। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है और साथ ही 2 अवसरों की बात की गई है। क्या दिया गया है? समता, देखो स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, है ना, उपासना की क्या है? स्वतंत्रता और साथ ही प्रतिष्ठा, अवसर की क्या रहेगा? समानता, है ना। 2 प्रकार के किसकी बात की गई है? समानता की बात की गई है। तो कौन कौन सा समानता? कि व्यक्ति को अपना प्रतिष्ठा बनाने का क्या रहेगा? समानता रहेगा और अवसर का भी क्या मिलेगा? समानता मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह मूल प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितनी समानता की बात की गई है? 2। प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा और किसकी समानता है? अवसर की समानता है। ठीक है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 संविधान की प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है? तो किस तिथि का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949। और हिंदी में बोलेंगे तो कौन सा? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, कौन सा है ना, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और संवत कौन सा था? 2006 विक्रमी। हमारा जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से संविधान जिस दिन क्या हुआ? बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। वो कौन सा डेट था? 26 नवंबर 1949। ये डेट हमको अच्छे से याद रहता है। लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार प्रस्तावना में उस डेट को भी लिखा गया है जिस दिन संविधान क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। तो कौन सा साल था? संवत 2006 विक्रमी। संवत 2006 विक्रमी। ठीक है। और कौन से महीने था? मार्गशीर्ष का महीना था। कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष का महीना था। और कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष की। कौन सी तिथि थी? सप्तमी। और ये कौन सा तिथि है? ये जिस दिन संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। और उस दिन संविधान को हमने क्या किया? अंगीकृत किया, यानी कि अपनाया, है ना, उसको पूरी तरह से अधिनियमित किया कि यही हमारा क्या होगा? संविधान होगा। और उसी को हमने आत्मसमर्पित किया कि ये भारत का क्या होगा? संविधान होगा। तो संविधान की किस तिथि का उल्लेख प्रस्तावना में है बोलेगा? तो संविधान के बनने की या संविधान के ग्रहण करने की, संविधान को आत्मसमर्पित करने की, संविधान को अधिनियमित करने की तिथि प्रस्तावना में है। लागू करने की तिथि प्रस्तावना में नहीं है। क्योंकि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये जिस दिन बना उस तिथि को लिखा गया है। क्लियर है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है किस तिथि का उल्लेख है? संविधान जिस दिन बना उस तिथि का उल्लेख है। और वो कौन सा है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अब ये भारत का संविधान का क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है। अब इस प्रस्तावना को लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की संविधान की प्रस्तावना को क्या किया? प्रस्तुत किया। संविधान सभा के कितने बैठक में? 3रे बैठक में। डेट कौन सा था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को क्या किया? प्रस्तुत किया। इस पर थोड़ा बातचीत हुआ, बहस हुआ और ये 22 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से क्या हो गया था? पास हो गया था। और ये जो संविधान की भाषा है ये किस देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये सारा चीज हम जो है संविधान निर्माण के समय जो है पढ़ चुके थे। क्लियर है? अब ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें किसकी बात की गई थी? धर्मनिरपेक्ष की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? धर्मनिरपेक्ष की बात की गई थी, है ना। साथ ही यहां पर प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, है ना। राष्ट्र की अखंडता शब्द नहीं था। ये मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में जब प्रस्तावना था उसमें नहीं था। कौन कौन सा नहीं था?
समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष की जगह क्या था, धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है। और साथ ही क्या नहीं था, राष्ट्र की अखंडता, एकता बस था, ये अखंडता नहीं था। इस सब को जोड़ा गया है कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में कितने बार जो है संशोधन किया गया है, तो एक ही बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है, 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। और इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, संविधान की कुंजी, चाबी, संविधान की चाबी है ना। संविधान की कुंजी कहा गया है किसको, प्रस्तावना को। क्लियर है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये एक विशेष व्यक्ति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही विचार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही विचार है। ऐसे करके जब एक केस आया था जिसका नाम था भारत संघ बनाम मदन गोपाल, है ना। देखो क्या होता है कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसमें लगता है कि ये संविधान के नियमों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या भारत सरकार कुछ ऐसा काम करता है जिससे लोगों को लगता है कि वो संविधान के नियम को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है भारत सरकार जी। तो कोई व्यक्ति जो है उसके खिलाफ क्या करता है, केस दायर करता है। तो किसके खिलाफ केस दायर किया, भारत सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ केस दायर किया, भारत के संघ, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, भारत संघ। अब जो केस करता है उसी का नाम उसके अपोजिट में आता है, तो उसका नाम क्या था, मदन गोपाल। और ये केस हुआ था 1957 में। केस कब हुआ था, 1957 में। अब ये जब चल रहा था ये केस, तो इस केस में फैसला सुनाया गया कि सरकार या जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, वो प्रस्तावना की अवहेलना नहीं कर सकता है, प्रस्तावना की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। देखो कोई अवहेलना ही नहीं करेगा, है ना, कोई अवहेलना नहीं करेगा तो उसकी रक्षा के लिए अदालत जाने की जरूरत है ही नहीं है। ऐसा बताया गया था किसमें, इस केस में, जो कब हुआ था, 1957 में हुआ था। और इसमें यह भी बोला गया था कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी प्रस्तावना में कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो जाकर हम न्यायालय में केस नहीं कर सकते। ऐसा बताया गया था किसमें, भारत संघ बनाम मदन गोपाल केस 1957 में। क्लियर है। वही 1960 में फिर एक केस आया, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ केस। भारत संघ और इधर कौन था, एक भारत संघ और इधर था बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी केस। ये था 1960, ठीक है। 1960 में केस चल रहा था न्यायालय में। तब न्यायालय ने कहा था कि भारत प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। इस केस में सीधा खारिज कर दिया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। तो जब संविधान का अंग नहीं है तो संसद उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। ये एक केवल क्या है, संविधान कैसे होगा ये उसका एक विचार है। ऐसे करके इस केस में सीधा कह दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। अब संविधान का अंग नहीं है तो संसद उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। फिर एक केस आया, भारत संघ बनाम केशवानंद भारती। भारत संघ बनाम किसका, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। ये जो केस था ना, संविधान में इतना कुछ व्याख्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट केस मानते हैं इसको, भारत संघ बनाम केशवानंद भारती 1973 में, है ना, 1973 में। और इस केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, और अंग है तो संसद इस पर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और यही प्रस्तावना का मूल ढांचा है, यही प्रस्तावना का मूल ढांचा है। यानी आप जब क्या कर रहे हो, संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हो तो प्रस्तावना में जो लिखा है वो कोई भी चीज जो है अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ऐसा इस केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस 1973 में कहा गया। यानी भारत संघ बनाम मदन गोपाल केस हुआ, इसमें संविधान का अंग माना गया उसको,
है ना। लेकिन बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ केस में अंग नहीं माना गया और 1973 केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस में प्रस्तावना को जो है भारत के संविधान का अंग माना गया। और जब अंग है तो संविधान उस पर क्या, संसद जो है उस पर क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रस्तावना में शब्दों को क्या किया गया, चेंज किया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्लियर है। तो ये है संविधान का प्रस्तावना भाग 7। अनुच्छेद नंबर किसमें है, 238। अनुच्छेद नंबर किसमें है, 238। क्लियर है।